you are someone who feels that the audit is taking too much of your time but still you are not getting that much of confidence in audit, then this video is going to be super helpful to you all because बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब मैंने ये पोल डाला था तो मोस्टली मतलब 117 स्टूडेंट्स ने वोट किया था एंड इसमें से 89% मतलब समझ लो 105 स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम आउट ऑफ 117। तो ये रेशियो कितना बड़ा है। सो यस, आप अकेले नहीं हो जिसे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो देखो, हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ऑडिट को हाफ डे देते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही अप्रोच होता है कि वो हाफ डे ऑडिट करते हैं एंड हाफ डे एफ या फिर AFM बिकॉज डूइंग अ थियरी सब्जेक्ट होल डे इज नॉट दैट ईजी। सपोज कि आपने फर्स्ट टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स लिया है तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बुक करने में ही 3 to 4 days चले जाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, फिर उस चीज़ को लर्न करो बिकॉज प्रोफेशनल एथिक्स में या फिर ऑडिट मेनली ऑडिट में सारे टॉपिक्स में चीज़ें तो लर्न करनी ही पड़ती है। तो 3 to 4 days उस चीज़ में चले गए एंड फिर बाद में और 3 to 4 days हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं बिकॉज अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो मोर देन 100 क्वेश्चंस तो है ही सारे क्वेश्चन बैंक में। तो क्या होता है कि वो एक ही टॉपिक इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है बिकॉज पहले 3-4 दिन तो उस चीज़ को समझो, फिर याद करो एंड फिर वो क्वेश्चन बैंक जब हम करने बैठते तो फिर उसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कॉन्सेप्ट बुक तो हम सही से पढ़ रहे हैं बट हमारा अप्रोच जो है वो क्वेश्चन बैंक में कहीं ना कहीं गलत जा रहा है बिकॉज क्वेश्चन बैंक शुड नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट बुक हमने पढ़ा था पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, तो वैसे ही हम क्वेश्चन बैंक भी पढ़ने बैठ जाते हैं कि लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, फिर उसका आंसर, फिर 2 पढ़ा, फिर उसका आंसर, फिर 3 पढ़ा, फिर उसका आंसर। तो इससे आपको कुछ भी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ा एक, उसके बाद में थिंक एंड एनालाइज कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑडिट में सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 50 to 70% क्वेश्चंस आर न्यू इन योर एग्जामिनेशन एंड इसीलिए आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन सीखना है कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। बिकॉज होता क्या है कि लेट्स से कि क्वेश्चन में पूछा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर तो हम लिख के आ जाता है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। आपके साथ वैसे कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, राइट। एंड ये क्यों होता है, बिकॉज आपने क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन सीखा ही नहीं था। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा ना, थिंक एंड एनालाइज कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। अब आपको समझ में आ गया कि ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर पूछ रहा है, तो फिर अब याद करो कि ओके इसमें कौन से 3-4 पॉइंट्स थे, कौन से 5 पॉइंट्स थे। तो वो आपको एक बार के लिए रिकॉल हो गए, तो फिर आपने तो आंसर रिकॉल कर लिया। अब आपको देखना है कि क्या ये आंसर जो ICAI की बुक में या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक का प्रेफर कर रहे हो तो उसमें भी क्या सेम आंसर है ना। अगर सपोज कि 5 पॉइंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बट आपको 4 ही याद आए, 4 ही यू वर एबल टू रिकॉल। सो नाउ दैट 1 पॉइंट जो कि आपको रिकॉल नहीं हुआ तो उसे फिर से याद करना है कि ओके ये 4 पॉइंट्स तो मुझे याद आ रहे हैं बट ये 1 पॉइंट है जो मैं भूल जा रही हूँ, तो फिर वो एक चीज़ मुझे एडिशनली याद रख के चलनी है। इससे 2-3 फायदे हुए। सबसे पहले तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन करना। सेकेंडली, आपको जो चीज़ें रिकॉल करने की हैबिट नहीं थी अब तक बिकॉज हम कभी रिकॉल करने का ट्राई नहीं करते और फिर एग्जाम में जाके सीधा रिकॉल करते तो फिर वो याद ही नहीं आता। तो इसीलिए आपको अभी से वो आदत लग जाएगी कि हाँ मुझे याद करना है कि इस चीज़ में क्या पॉइंट्स। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। लेट्स से कि आप प्रोफेशनल एथिक्स का कोई क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद ट्राई टू रिकॉल कि ओके इसमें कौन सा क्लॉज, शेड्यूल, पार्ट जो भी है तो वो सब पूरा प्रॉपरली क्या बैठ रहा है इस आंसर में एंड उसके बाद में इस क्लॉज में कौन से 3-4 पॉइंट्स थे जो मुझे याद करने थे एंड साथ साथ में इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ये गिल्टी है, नॉट गिल्टी है। आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर वे में सब चीज़ें अगर सपोज की याद आ गई है एंड सेम चीज़ आपके क्वेश्चन बैंक में भी है कि वही क्लॉज जो आपने याद किया था वही सेम क्लॉज है, वही सेम कंक्लूजन है, तो फिर जो डिस्कशन वाला पॉइंट होगा वो भी तो सेम ही होगा, तभी आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, राइट। तो फिर आपको वो पूरा आंसर याद आ गया तो फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही चीज़ रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज सी हो सकता है ऐसे हर आंसर में आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा ने कुछ एक पॉइंट एडिशनली मेंशन किया है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ शायद मिस कर दी है। बट सी हर क्वेश्चन वाइज इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑडिट में देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको लर्न करके ही चलनी पड़ेगी बिकॉज उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में एंड यू नो दैट थिंग, राइट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बुक में ही इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एसएस, SREs, SRS ये सब कुछ है। प्रोफेशनल एथिक्स इतना बड़ा है, उसके बाद में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, बैंक ऑडिट, NBFC एंड कितने सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं। इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको लर्न करनी है। उसमें भी अगर आप हर क्वेश्चन वाइज ऐसे करोगे कि ये क्वेश्चन में ये 1 पॉइंट एडिशनल था, ये क्वेश्चन में ये 1 पॉइंट मेंशन नहीं था, तो फिर प्रैक्टिकली उतना सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उतना सब कुछ याद रहेगा तो वेरी वेल आप फिर कर लो याद उतना सब कुछ। बट सी वैसे भी एग्जाम में कुछ ना कुछ नया ही क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सा 1 पॉइंट ऐसा ने नहीं लिखा है। सो बेटर है कि आपने जो उस क्लॉज में जो भी 3-4 पॉइंट्स आपने याद किए हैं क्वेश्चन वाइज वो उतने पॉइंट्स आप मेंशन कर दो
सो दैट ऐसे एंड अगर कम पॉइंट्स भी लिखे होगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसी तरीके से जब आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने याद करी चीज़ें कि क्लॉज कौन सा है, इसमें कौन से पॉइंट्स हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, तो ऐसे जब आप रिकॉल करोगे सेम चीज़ें मैच हो रही है तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ऐसे जब आप क्वेश्चन बैंक करोगे तो आपका क्वेश्चन बैंक बहुत फास्ट कंप्लीट होगा एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली भी कंप्लीट होगा, बिकॉज अब आपके क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी डेवलप हो गए, आपको चीज़ें रिकॉल करने की भी आदत हो गई, आपके आंसर्स ऐसे के आंसर से मैच भी हो रहे हैं एंड आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड सपोज कि 50 क्वेश्चंस करे हो तो 5 to 7 लिख के देखो, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एग्जाम में लिखने की आदत है वो भी हो जाएगी, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है ये क्लॉज तो मुझे याद आ गया बट स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ, कंक्लूजन कैसे लिखूँ, सेंटेंस फ्रेमिंग वाली चीज़ें होती है तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो इस पर आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो आंसर को लिख के देखना पड़ेगा, तभी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो ऐसे ऑडिट को पढ़ो, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके क्वेश्चन बैंक भी फटाफट कंप्लीट होगा एंड ऑडिट विल टेक लेस टाइम एंड साथ साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। एंड और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ सॉल्यूशन ऑन दैट थिंग। एंड आपको और भी कोई सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए FR, AFM, ऑडिट, DT के लिए स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अपलोडेड है विच यू कैन रेफर। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है बिकॉज ओनली 40 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड उसमें भी लास्ट के 5 दिन तो आप निकाल ही दो बिकॉज तब तो आप FR करोगे एंड 3 to 4 days कहीं ना कहीं इधर उधर चले ही जाते हैं। सो इफेक्टिवली 30 days ही आप कंसिडर करके चलो। एंड अगर अभी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है सो यू कैन थिंक ऑफ एनरोलिंग फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें एक फ्लो में चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं कि कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्यों नहीं कंप्लीट किया आज का टारगेट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं अगर कोई हमें पूछने वाला रहेगा तो फिर हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे तो फिर डेफिनेटली ट्राई टू एनरोल फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ एक बार ही मुझे सेशन चाहिए जिसमें मुझे अगर पूरा गाइडेंस मिल गया तो फिर कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा, तो फिर यू कैन थिंक ऑफ एनरोलिंग फॉर 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। सो येस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। Ending this video here, this is CS Akshay Agrawal signing off.